भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपके लिए नवीनतम पैटर्न के आधार पर होंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता की बात करता है? तो यह अनुच्छेद 14 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? 200 प्रश्नों की सीरीज अपने फर्स्ट जो भाग है उसमें डाला जा चुका है। फर्स्ट लेक्चर में ये जो क्लास होगी ये 201 से शुरू होगी। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार के लिए ऑप्शन दिया हुआ है कानूनी, मौलिक, मानव अधिकार और प्राकृतिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 में, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा और हृदय कहा है। निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? कौन सी स्वतंत्रता को रोका जा सकता है? निवारक निरोध अधिनियम के तहत आज़ादी का हक, समानता का हक, संपत्ति का हक या शिक्षा का? तो स्वतंत्रता का जो हक है, स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उसको रोका जा सकता है निवारक निरोधक अधिनियम के तहत। संविधान का अनुच्छेद 22 कहता है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? समानता की, धार्मिक आज़ादी की, संवैधानिक उपचारों की या सभी को शिक्षा का हक? तो सभी की शिक्षा का जो हक है उसका हक नहीं देता। तो डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो निःशुल्क और अनिवार्य बनाई गई है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? भारत में नागरिकता नागरिकों को दी जाएगी, इसके लिए प्रावधान बनाने का जो पावर दिया हुआ है वो किसको दिया हुआ है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए? मूल अधिकारों में या राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत या संविधान के उद्देश्य का? तो संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ है नीति निर्देशक सिद्धांतों में, DPSP। संविधान का भाग 4 कौन सा है? संविधान का भाग 4 DPSP की बात करता है, नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। बिल्कुल है, ये तो मौलिक कर्तव्य नहीं है की बात करनी है। एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन करना। तो ये डी ऑप्शन है, ये मौलिक कर्तव्य की बात नहीं करता। मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है न्यायालय। तो उनमें रिट जारी करने के लिए प्राधिकरणों में से कौन सा सक्षम है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय या संसद? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को सक्षम बनाया गया है। अनुच्छेद 32 कहता है सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। मौलिक अधिकारों का हनन कोई व्यक्ति भी कर सकता है, कोई संस्था भी कर सकती है, सरकार समय भी कर सकती है और उच्च न्यायालय कर सकते हैं। 226 के तहत संविधान का अनुच्छेद 226 राज्यों के उच्च न्यायालयों को पावर देता है और अनुच्छेद 32 पावर देता है सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से समाप्त की जा सकती है? नागरिकता को समाप्त करने के लिए 5 ऐसे तरीके दिए हुए हैं। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध किया है? नागरिक अधिनियम, अधिकार अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो नागरिक अधिकार अधिनियम इस प्रकार का प्रावधान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है?
शिक्षा का है, संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी मौलिक है। तो संपत्ति का जो नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीनी जा सकती है? कौन सी कंडीशन हो सकती है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जब किसी नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनसे छीनी जा सकती है? कारावास के समय, निषेधाधिकार वीटो पावर के समय, या तख्तापलट के समय, या सेंसरशिप के समय? तो सेंसरशिप जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाता है। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है? तो संविधान का कौन सा भाग है वो? तो संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व में जो 51 का अनुच्छेद है वो कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात। तो नीति निर्देशक तत्वों में संविधान का भाग 4 और अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51। इनमें से कौन सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? मतदान का अधिकार, जीवन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का, शिक्षा, संस्कृति का। तो मतदान का अधिकार है, सामाजिक अधिकारों में नहीं आता, ये राजनीतिक अधिकार है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास है? भारतीय गणराज्य का वास्तविक कार्यकारी, वास्तविक रूप से कार्य करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के, नौकरशाही के, या मंत्री परिषद के? तो ये मंत्री परिषद के पास है वास्तविक, क्योंकि भारतीय संविधान में हमने संवैधानिक जो व्यवस्था ली है वो ली है पार्लियामेंट्री सिस्टम, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कार्यपालिका है, कार्यकारी प्राधिकारी यानी कार्यपालिका है, वो 2 प्रकार की होती है। एक तो नाम मात्र की या उसका दूसरा नाम है संवैधानिक, दूसरी होती है वास्तविक। तो संवैधानिक जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति के पास है, और वास्तविक जो कार्यपालिका है वो है मंत्री परिषद प्लस प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद के पास है, और प्रधानमंत्री तो मंत्रियों का प्रधान है इसलिए प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं, लेकिन जब आपका प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से हो तो उसमें आएगा मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद प्लस प्रधानमंत्री हो तो वो भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री अकेला दिया हुआ है तो यहाँ सही नहीं होगा। मंत्री परिषद प्लस पीएम होता तो ऑप्शन सही होता वो। अब अपना ऑप्शन सही होगा मंत्री परिषद। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में न्यायालय को कौन परिवर्तनीय है? नीति निर्देशक तत्व। परिवर्तनीय का मतलब न्यायालय में परिवर्तनीय मतलब वाद योग्य। नीति निर्देशक सिद्धांत तो वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। मूल अधिकार न्याय योग्य है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने में निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? भारत के राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, जिसमें होते हैं लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य यहाँ शामिल नहीं होते, ये ध्यान रखें। कॉन्सेप्ट क्लियर करके एक सेपरेट वीडियो भी इस पर डाला हुआ है, तो आप बिल्कुल उसको समझना चाहें तो आप देखें, वहाँ विजिट करें राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति में। तो यहाँ लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब लोकसभा और राज्यसभा में आपको संसद के सदस्य भी दिए जा सकते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति की अवधि कितनी मानी गई है? कि राष्ट्रपति का जो कार्य है या सीट है वो कितने महीने तक रिक्त रह सकती है? तो 6 महीने से अधिक रिक्त नहीं रह सकती। 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति के चुनाव करवाने जरूरी है, ऐसा संविधान में प्रावधान है। राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? अध्यक्ष या राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो कर सकता है, या राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र,
या उपरोक्त में से कोई नहीं। बड़ा ही कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है, कोई भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा का जो कार्यकाल है, सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा का खुद का नहीं है, सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष है। और प्रत्येक तीसरे वर्ष 2 वर्ष के बाद जो 1/3 सदस्य हैं वो नए आ जाते और उनकी जगह दूसरे सदस्य। कहने का मतलब सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, राज्यसभा का अपना कोई कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा स्थायी सदन है, तो इसलिए इसको कोई भी भंग नहीं कर सकता। संसद की निम्न जो स्थायी समितियों में से राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता। कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता? तो लोक लेखा, आकलन, लोक उपक्रम समिति या सरकारी आश्वासन समिति। तो आकलन जो समिति है, बी ऑप्शन, इसमें सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं, इसलिए उसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। तो आकलन समिति, इसको प्राकलन समिति भी बोलते हैं, अनुमान समिति भी बोलते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद के मामले में निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाता है? अगर भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी कॉन्सेप्ट समझ लें आप। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद हो जाए तो वो कहाँ जाएगा? निर्वाचन आयोग, संसद या भारत का सर्वोच्च न्यायालय या मंत्रिमंडल? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले को हल किया जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित मामला, बाकी कोई भी मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष नहीं जाता। निर्वाचन से संबंधित, चुनाव से संबंधित। क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को वीटो पावर प्राप्त है, हाँ। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई या संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? वो अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है अनुच्छेद 356 के तहत? किसी भी राज्य में अगर संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा या संवैधानिक असफलता के नाम पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है और आपातकाल के दौरान सभी शक्तियां संसद के पास आ जाती हैं। वहाँ की विधानसभा के पास, राज्य की विधानसभा के पास जो शक्तियां थी वो सब संसद के पास आ जाती। तो ये अधिकतम कितनी रह सकती? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, या जब तक संसद द्वारा निरस्त न कर दिया जाए तो 6 माह तक। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल हमने देख लिया। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या अंतर होता है, ये भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन से सदस्य होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। यहाँ राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य नहीं होते, ये आप क्लियर रखें। प्लस यहाँ मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। तो यहाँ ऐसी कोई शर्त नहीं है कि निर्वाचित सदस्य ही हो, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होने चाहिए, निर्वाचित और मनोनीत। किसके निर्वाचन में? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है? वह अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 356। राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के नाम पे अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था को या वहाँ की विधानसभा को भंग किया जा सकता है। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 है वो। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक उपबंध है? कौन से जो संवैधानिक उपबंध है वो निलंबित रहते हैं अनुच्छेद 352 के तहत? तो मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? आपातकाल का उपबंध कौन से अनुच्छेद के तहत हो सकता है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कह सकते हैं अनुच्छेद 352, 356 और 360।
352, 356 और 360। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, जब कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब अनुच्छेद 356 है, ये किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। अनुच्छेद 360 है, ये राष्ट्रीय वित्तीय जो आपातकाल है उसके लिए। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि को कम कर दी जाती है? तो वो कौन सा प्रकार है उसका? तो ये है परिहार। क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बदले बिना ही उसकी अवधि को कम कर दिया जाए। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम कौन करेगा? बड़ा ही कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है। जब राष्ट्रपति का भी पद खाली हो और किसी कारण से उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तो उस कंडीशन में, क्योंकि राष्ट्रपति का पद किसी भी कंडीशन में खाली नहीं रह सकता, अगर कोई भी स्थिति आती है तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाने जरूरी है। लेकिन उस दौरान भी कोई न कोई उस सीट पे रहेगा और जब तक उसके उत्तराधिकारी सिलेक्ट नहीं हो जाते तब तक राष्ट्रपति अपनी सीट छोड़ते नहीं हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो उस काम को करेगा, राष्ट्रपति की जिम्मेदारी को पूरी करेंगे। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो, यहाँ तुलनात्मक राजनीति है, तो ब्रिटिश राजा या रानी के पास जैसी शक्ति हैं भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास भी वैसी ही शक्तियाँ हैं। संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष वाले भारत का उपराष्ट्रपति होता है, किसका अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। भारत का उपराष्ट्रपति 2 पद एक साथ संभालते हैं, इसलिए इस पद को कहा जाता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। भारत का उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है, इसलिए इस पद को पदेन अध्यक्ष के रूप में बोला जाता है। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो ये डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है, कौन हटा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को यूपीएससी के सदस्य को, मेंबर ऑफ यूपीएससी कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। ये पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? पॉकेट वीटो, पॉकेट का मतलब अपनी जेब, कितने समय के लिए रख सकते हैं? तो ये अनिश्चित काल के लिए होता है। राष्ट्रपति का वो वीटो पावर, निषेधाधिकार जो अनिश्चित समय के लिए होता है उसे कहते हैं पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ये तो सरल ही प्रश्न है। 12 सदस्य राज्यसभा में नामित किए जाते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्वालिटी हों जिसमें। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुने गए हों। भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध यानी उनके विरोध में कोई नहीं था, निर्विरोध चुने गए, वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, बी ऑप्शन। नीलम संजीव रेड्डी 1969 में आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हुए थे, लेकिन वीवी गिरी को उस समय राष्ट्रपति के रूप में उनके विपक्ष में खड़ा किया और वीवी गिरी जीत जाते हैं। नीलम संजीव रेड्डी उस समय हार जाते हैं, लेकिन अगली बार नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाते हैं। युद्ध बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन कितने दिन में अपेक्षित है? 1 माह के भीतर। अनुच्छेद 352 के तहत अगर आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उसका अनुमोदन होना जरूरी है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा, 1 माह के भीतर। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि भारत की जो संसद है वो राज्य सूची के किसी भी विषय पे कानून बना सकती है। किस कंडीशन में? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यदि आपात स्थिति लागू हो तो।
निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया? तो ऐसे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? संसद सदस्यों द्वारा। संसद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित वाला नहीं होएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा अपना। संसद के यानी लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं वो निर्वाचित और मनोनीत दोनों उनके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं कितने प्रकार के? भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपात अधिकार हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल 352, 356 और 360 के तहत। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हुए देंगे? भारत के राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहें तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देंगे। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष, भारत का राष्ट्र अध्यक्ष, भारत का प्रथम नागरिक, सेनाओं का सेनापति। निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, किसकी नियुक्ति नहीं होती? नहीं की जाती। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जैसे क्लास में मॉनिटर की नियुक्ति होती है, सभी मिलकर मॉनिटर बना सकते हैं, इसी प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष की भी नियुक्ति होती है। लोकसभा के जितने भी लोग हैं, जिस कैंडिडेट के पक्ष में होंगे उसे लोकसभा अध्यक्ष बना दिया जाता है। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत का राष्ट्रपति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे, उसके बाद कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं बना जो लगातार राष्ट्रपति रहा हो। जैसे अमेरिकी संविधान में है कि कोई भी व्यक्ति है वो 10 साल से अधिक राष्ट्रपति नहीं रह सकता, और अमेरिका में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का है, तो 2 कार्यकाल कर सकता है एक राष्ट्रपति। एक व्यक्ति 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। कहने का मतलब भारत में संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होगा तब तक भारत का प्रधानमंत्री अपने पद पर रह सकता है। लोकसभा का अगर विरोध हो और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, बहुमत का समर्थन नहीं हो, तो प्रधानमंत्री को अपना पद से इस्तीफा देना पड़ता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यों में वेतन वृद्धि की है, तो राष्ट्रपति का वेतन बढ़कर कितना हो गया है? तो ऑप्शन अपना सही नहीं है। राष्ट्रपति का वेतन है वो 5 लाख हो गया है, मिसप्रिंट हुआ है। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया वो कौन सी है? निर्वाचन, नियुक्ति, मनोनयन या चयन? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ये ऑप्शन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री राजनीतिक नेता होता है तो उसका जनता ही करती होगी, तो ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, और लोकसभा के जो सांसद चुन के आते हैं उसमें जो सबसे बड़ा दल होता है, जो सबसे ज़्यादा सीट जीत के आता है, सामान्यतः उसके लीडर को या उसके नेता को या उसके द्वारा जो भी चयनित व्यक्ति हो उसको भारत का राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है प्रधानमंत्री के पद के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? डॉक्टर राधाकृष्णन। तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? 2 सदस्य। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? संविधान में अनुच्छेद 123 कहता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है।
लेकिन वो कितने दिन तक रह सकता है? 6 महीने तक। संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अगर वह अध्यादेश पारित नहीं होता है तो उसे निरस्त मान लिया जाता है, और इसमें अधिकतम जो महीने मिलते हैं वो 6 महीने। यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? कोई भी सरकार संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं करे, राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करे, केंद्र सरकार की बात नहीं माने, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो राष्ट्रपति वहाँ पर संवैधानिक तंत्र की विफलता के नाम पर क्या घोषित कर सकता है? राष्ट्रपति शासन, और शासन का उत्तरदायित्व है वो संभाल लेता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? राष्ट्रपति को आसानी से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, बहुत बड़ा संवैधानिक पद है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन ला सकता? महाभियोग की विधि से ही हटाया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन के 14 जो सदस्य हैं, 1/4 सदस्य हैं, वो महाभियोग की प्रक्रिया उसको शुरू कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? राष्ट्रपति का चुनाव अगर कोई लड़ना चाहे तो उसे 35 वर्ष की आयु पूर्ण करनी जरूरी है। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। अब जो ये आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का जो सवाल है, ये संविधान संशोधन करके इसको हटा दिया गया है, क्योंकि अब माना जा रहा है कि ऐसा कोई समुदाय नहीं है जिसको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता हो। आंग्ल भारतीय का मतलब है वो लोग जो अंग्रेज हैं लेकिन उनकी संतान भारत में है, उनकी संतान है वो, तो उनको कहते हैं आंग्ल भारतीय। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 की गई? तो 61वां संविधान संशोधन था वो, जिसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की साल थी 1989। 61वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? तो 6 माह से अधिक समय तक रिक्त नहीं रह सकता। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष दोनों सदनों को प्रतिवर्ष, और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। तो एक और दो दोनों सही हो जाएंगे ऑप्शन। भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन संदर्भित होता है? सर्वोच्च सेनापति के रूप में सेनाओं के सेनापति के रूप में किसे संबोधित किया जाता है? यह संविधान में भारत में सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति किसको बनाया गया है? राष्ट्रपति को। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपात व्यवस्थाओं पर विचार किया गया है? तो ये 3 प्रकार की। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है देश का प्रधानमंत्री, और योजना आयोग के स्थान पर अब जनवरी 2015 से नई संस्था बनाई हुई है, इसकी उत्तराधिकारी बनाई हुई संस्था है, उसका नाम है नीति आयोग। क्या बनाया है? नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग बनाया गया था 1950 में, मार्च 1950 में योजना आयोग बनाया गया था। 2015 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया, योजना आयोग के स्थान पर नया आयोग बनाया गया, नीति आयोग। निम्नोक्त भारत के राष्ट्रपतियों को क्रम अनुसार क्रमबद्ध करना है। पहले कौन रहे, उसके बाद कौन रहे, उत्तरोत्तर यानी बढ़ते समय के साथ। तो सबसे पहले रहे राधाकृष्ण, दूसरे ही राष्ट्रपति थे, फिर जाकिर हुसैन, फिर तीसरे नंबर पर फखरुद्दीन अली अहमद 1975 के करीब फखरुद्दीन अली अहमद थे।
वीवी गिरी, पहले वीवी गिरी को बनाया गया। हाँ, 1969 में वीवी गिरी बनाए गए। 1975 में फखरुद्दीन अली अहमद थे सबसे पहले। राधाकृष्णन, यानी सबसे पहले बी, फिर ए, फिर डी और फिर सी। इस प्रकार से हमारे ऑप्शन का क्रम होगा। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? सरकार के विभिन्न अंग जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अधिकारों का वितरण, शक्तियों का वितरण, सत्ता का वितरण या अधिकारों का वितरण। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार, अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी? संसद के निम्न सदन के प्रति, संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति यानी लोकसभा के प्रति। जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना पड़े तो उनका वेतन क्या होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि जब राष्ट्रपति नहीं हो अपनी सीट पे, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना पड़े तो फिर उपराष्ट्रपति को वेतन कौन सा मिलेगा? उपराष्ट्रपति वाला मिलेगा या राष्ट्रपति वाला मिलेगा? तो राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। निम्नलिखित में से भारत का वह राष्ट्रपति कौन जो 2 बार राष्ट्रपति पद पे रहे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो 3 बार लागू हो चुका है। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? एन संजीव रेड्डी। 1977 में जनता पार्टी पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में, और 1977 में राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? विदेशों में भेजे जाने वाले जो संसदीय प्रतिनिधि मंडल होता है उनका नामांकन कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ कौन दिलाता है? कोई राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है तो कौन दिलाता है शपथ? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्यसभा का सदस्य था या थी, जो भी है? चौधरी चरण सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव। तो इंदिरा गांधी उस समय जब देश की प्रधानमंत्री बनी उस समय राज्यसभा की सदस्य थे। जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वो कौन सी प्रक्रिया को अपनाते हैं? अपनी सहमति को रोके रख सकते हैं, पुनर्विचार के लिए उसे संसद को लौटा सकते हैं, उसे कुछ समय के लिए 6 माह से अधिक नहीं रोक सकते, विलंब कर सकते हैं। 6 माह से अधिक नहीं हो सकता, विलंब कर सकते हैं, अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। कौन सा? संवैधानिक संशोधन बिल। संवैधानिक संशोधन बिल को एक बार वो अपने पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा वो बिल आ जाता है तो सहमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, सहमति देनी ही पड़ेगी। साधारण विधेयक को रोक सकते हैं, वीटो पावर का उपयोग कर सकते हैं राष्ट्रपति, ये ध्यान रखें। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक भी साधारण विधेयक पे बुलाई जाती है। संवैधानिक संशोधन विधेयक हो, धन विधेयक हो, इस पे कुछ प्रावधान है वो अलग है। भारत का राष्ट्रपति है राज्य का अध्यक्ष। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? भारत का राष्ट्रपति। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? 3 प्रकार के। निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दिया? वो कौन से राष्ट्रपति, कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए यानी चुनाव में खड़ा होने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया? वो कौन है? वीवी गिरी, 1969 में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। और 1969 में वीवी गिरी राष्ट्रपति बन जाते हैं।
भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या संसद या विधि मंत्री या राष्ट्रपति? तो कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्रों को राष्ट्रपति परिभाषित करते हैं। और संवैधानिक रूप से सशक्त कौन है परिवर्तन करने के लिए? भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो राष्ट्रपति अपने पद पर कितनी उम्र तक रह सकते हैं? अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अधिकतम उम्र कितनी हो सकती है। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? तो ये जो उपराष्ट्रपतियों की जो सूची दी हुई है, एस राधाकृष्णन, वी गिरी, भैरू सिंह शेखावत, इसमें से कौन वो व्यक्ति था जो उपराष्ट्रपति तो थे लेकिन राष्ट्रपति पद का चुनाव हार जाते? तो ये भैरू सिंह शेखावत हार जाते। भैरू सिंह शेखावत के विरुद्ध प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। तो प्रतिभा पाटिल जो कि पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाती और भैरू सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति थे उस समय और ये राष्ट्रपति का चुनाव हार जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो क्या भारत का राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है? क्या मनमर्जी से आपातकाल लागू कर सकता है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो मंत्रिमंडल की सिफारिश से ही वो ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य कैबिनेट मंत्री हों। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? एपीजे अब्दुल कलाम। कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में? इस कालक्रम के अनुसार राष्ट्रपतियों का कर्म है वो सिलेक्ट करना है। फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, हिदायतुल्ला, एपीजे अब्दुल कलाम। तो पहले कौन आए? बी ऑप्शन अपना सही है। तो इसमें देखेंगे हम जाकिर हुसैन पहले आए, फिर तीसरे नंबर पर हिदायतुल्ला जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए, फिर फखरुद्दीन अली अहमद 1975 के करीब, एपीजे अब्दुल कलाम 2011 के करीब थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम बाद में आए। जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हों तो क्या भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोजित कराना जरूरी है, उचित है? क्योंकि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन हो कि उस समय राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा हो और उस समय राज्यों की विधानसभा भंग हो, तो वो तो कैंडिडेट चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, वो मतदान नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है क्या उस समय उचित है करवाना? जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद है वो 6 माह से अधिक किसी भी कंडीशन में खाली नहीं रहना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश के पारित करने के लिए संसद को कितने समय की सीमा दी जाती है? तो ये दी जाती है समय 6 सप्ताह की। यदि संसद का सत्र शुरू हो गया हो तो उसे 6 सप्ताह के अंदर उसे पारित करना पड़ेगा, नहीं तो अध्यादेश लागू नहीं होगा। अध्यादेश है वो कानून का रूप नहीं लेगा। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग की नियुक्ति। सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के जो सदस्य होते हैं वो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए क्या? कौन सी कंडीशन है? 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत प्राप्त करना जरूरी होता है। जब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोटा निकाला जाता है
तो कोटा का सूत्र होता है कि वैध मत, जितने भी मत पड़े हैं वो वैध मत प्लस जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जैसे हम माने कि 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उसमें प्लस 1 जोड़ते हैं और फिर ये इसमें वैध मतों में भाग देने के बाद, जैसे 3 का भाग देंगे उसके बाद 1 और जोड़ा जाता है। कहने का मतलब 50% से अधिक डाले गए मतों का और कुल मतों का बहुमत राष्ट्रपति को मिलना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रपति संपूर्ण देश की जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति हैं वो लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, सांसद या संसद का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भर जानी चाहिए 6 माह के अंदर राष्ट्रपति द्वारा। संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो कुल सदस्य कितने हो सकते हैं? 12 + 2 यानी 14। 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। निम्न में से अध्यक्षात्मक यानी राष्ट्रपति प्रणाली है वो सरकार किस प्रकार से बनती है? कार्यकाल की निश्चित अवधि होती है। राष्ट्रपति प्रणाली या अध्यक्षात्मक प्रणाली या पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंटियल सिस्टम होता है, जैसा कि अमेरिका में है, भारत में संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो अध्यक्षात्मक प्रणाली में कौन से गुण होते हैं? तो इनमें कार्यकाल की एक निश्चित अवधि होती है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति के पास पावर ज़्यादा होती है। कार्यकाल का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं होता। जो भी सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं वो मंत्री नहीं बनते। राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हैं वो हो जाएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। कंट्रोलर एडिटर जनरल। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा चुना जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो क्या कंडीशन होगी? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियां और जो कार्य हैं वो प्राप्त होंगे। राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रखना होगा। तो इसके लिए जो 2 है वो सही है, राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अनुसार यानी विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? विवेकाधिकार की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति की राज्यपाल से थोड़ी कम है, लेकिन उस समय कौन सी कंडीशन होगी? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो विवेकाधिकार के अंतर्गत आ जाती है। कब? जब संसद में या लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो और कोई भी दल प्रधानमंत्री, कहने का मतलब कोई भी दल सरकार बनाने की कंडीशन में नहीं हो, तब राष्ट्रपति जो अपने विवेक के अनुसार उनको सही लगेगा उसी दल को सरकार बनने की अनुमति दे सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वह अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाता है, ये कंडीशन होती है इसकी। और धन विधेयक को लोकसभा में रखने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति विधानमंडल पे आश्रित नहीं होता, विधानमंडल पे आश्रित होता है, या न्यायपालिका पे आश्रित होता है, या मंत्रिपरिषद के परामर्श से बंधा होता है। तो विधानमंडल पे आश्रित नहीं होता, जैसा कि भारत में प्रधानमंत्री होता है। लेकिन जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है वहाँ पे राष्ट्रपति ऐसे डिपेंड नहीं होता। राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है? तभी यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो इसे त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? भारत के उपराष्ट्रपति को।
निम्न में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति है उसको नरम किया जा सकता है? तो यह है लघुकरण। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं? तो एक बार भी नहीं हुई है। आपातकाल कौन सी? वित्तीय 360 का प्रयोग, अनुच्छेद 360 का प्रयोग कभी नहीं हुआ, यानी एक बार भी नहीं हुआ है। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा पदस्थ किया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकते हैं? संसद के सदस्य महाभियोग द्वारा। ये एक कंडीशन है जो कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, वो एक कठोर प्रक्रिया है, आसान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? तो कौन है कार्यपालक अध्यक्ष? कार्यपालिका का प्रमुख कह सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल में प्रश्न पूछने की जो लैंग्वेज आजकल टेक्निकल लैंग्वेज में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो भारत का राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष यानी कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री पद के लिए कोई प्रावधान नहीं है, ये एक टेम्परेरी व्यवस्था होती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? तो वो कौन थे? निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति को पास भारतीय सुरक्षा बलों की सर्वोच्च कमान है, वो प्राप्त है। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कर्म सेवा का जो क्रम है उसको सही करना है। तो एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा, ए ऑप्शन ही अपना सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? ऐसा कौन होता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। भारतीय संविधान क्या कहता है? किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है। पुनर्निर्वाचन के मुद्दे पे मौन है। किसी व्यक्ति को केवल 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनना सुनिश्चित करता है। किसी व्यक्ति को केवल एक बार राष्ट्रपति बनने के लिए अनुमति देने के लिए संशोधित किया गया है। तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के मुद्दे पे संविधान कुछ नहीं कहता, पुनर्निर्वाचन की अनुमति देता है। तो बी ऑप्शन ज़्यादा सटीक होगा अपना। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है, अनुमति नहीं कह सकते इसको, ए ऑप्शन अपना सही होगा। क्योंकि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के मुद्दे पे संविधान मौन है, संविधान कुछ नहीं कहता। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए आईएएस ऑफिसरों के लिए आईएएस आईपीएस जो ऑफिसर हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के नाम से। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वो भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं वित्त आयोग की नियुक्ति। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? तो राष्ट्रपति संसद के सभी सत्रों को आयोजित भी करते हैं और स्थगित भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ सिफारिश लेते हैं, किसकी सलाह लेते हैं? प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद की।
भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं और संसद को कभी संबोधित नहीं करते। तो पहला जो ऑप्शन है वो सही है अपना, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। चुनाव होते ही जो पहला सत्र होता है उसको संबोधित करते हैं राष्ट्रपति। संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी जो कि IAS IPS ऑफिसर हैं उनको राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? राष्ट्रपति यदि कोई संघ सरकार का कोई भी कार्य और राज्य सरकार को सौंपना चाहें तो किस प्रकार से सौंप सकते हैं? राज्य सरकार से परामर्श करके। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्यों को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्री परिषद की नियुक्ति भी करते हैं तो उनको बर्खास्त भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? वो कौन सा कोष है? आकस्मिक निधि और राष्ट्रपति के अधीन होती है। तो आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति अप्रत्याशित खर्च का आदेश है वो दे सकते हैं। जब राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति के पद पे कोई भी कार्यरत न हो तो उनके पद पे कौन कार्य करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति हैं देश के प्रमुख, राष्ट्र के प्रमुख, राज्य के प्रमुख कह सकते हैं, देश का प्रमुख कह सकते हैं। तो फिर सरकार का प्रमुख कौन होता है? PM। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष हैं। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष है? राज्यसभा का। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है? राष्ट्रपति पद पर न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? हिस्सा तो कौन है? भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद का हिस्सा है लेकिन सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। राष्ट्रपति अपने इस्तीफा किसको संबोधित करते हैं? उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। सी ऑप्शन आएगा अपना। निम्नलिखित में से किसने अपने कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया? सबसे कम समय तक राष्ट्रपति पद पे रहे वो कौन है? इनमें से शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सबसे कम काम किया है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारतीय संसद के कार्यों में भाग लेने का अधिकार रखता है? ऐसा कौन सा अधिकारी है जो संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन फिर भी भाग लेता है? संविधान में ऐसा प्रावधान है। वो किसके लिए है? भारत का एंटोर्नी जनरल। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को किसकी सलाह लेनी पड़ती है? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है वो क्या है? तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ऐसी पावर है राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री की सलाह पर।
संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? संघीय संसद की संयुक्त बैठक किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में बुलाई जा सकती है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। कब? साधारण विधेयक के मामले में, गैर वित्तीय विधेयक, वित्त विधेयक के मामले में नहीं बुला सकते। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित कर दिया जाए तो उच्च सदन पर किस समय सीमा में कार्य संपादन उसमें होना जरूरी है? 14 दिन के अंदर। निम्नलिखित में से कौन ये तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। निम्न में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? वो कौन है? भारत का महान्यायवादी। वित्त विधेयक का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो वित्त विधेयक का जो गठन है वो 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? वो कौन से विधेयक हैं? वित्त विधेयक है, वो लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकते हैं। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद। लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। पूर्व अनुमति लेनी ही पड़ती है। किस मामले में? धन विधेयक के मामले में। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है, लेकिन उसमें अनुमति किसकी होनी जरूरी है? राष्ट्रपति की। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। तो गुजरात से ज़्यादा आए हैं। न तो अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपस्थित हो, लोकसभा का अध्यक्ष भी उपस्थित नहीं हो, उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं हो, तो लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों का एक पैनल होता है, एक लिस्ट बनी होती है क्रम से, उनमें जो भी उस क्रम में सेट होगा तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों का जो पैनल है उसमें से एक सदस्य करेगा। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त हैं? तो ये धन विधेयक, धनेतर विधेयक यानी धन के अलावा जो विधेयक है उसमें, या नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, या संविधान का संशोधन। प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। कैसे? निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा की शक्तियों की बात की गई है? लोकसभा की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है। हमें ध्यान है कि लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है, निम्न सदन लोकसभा है। अपनी जो सरकार है, कार्यपालिका है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन राज्यसभा को शक्तियां लोकसभा की अपेक्षा कम प्राप्त है, क्योंकि लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ सदन नहीं है, लोकप्रिय सदन नहीं है, वरिष्ठ सदन है, उच्च सदन है, स्थायी सदन है। लेकिन लोकसभा से इसे शक्तियां कम प्राप्त हैं। धन विधेयक के मामले में और भी अधिक कम प्राप्त हैं राज्यसभा को, क्योंकि लोकसभा में ही धन विधेयक रखा जाता है। धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष को ही है। तो धन विधेयक के मामले में लोकसभा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब हमें देखना है कि राज्यसभा कहाँ लोकसभा से अधिक अधिकार प्राप्त करती है। तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने के मामले में राज्यसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम का पूछा गया है। 250, 238 निर्वाचित सदस्यों की। ये भी ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें आप, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। उत्तर क्या लगा के आ जाएंगे? 250। तो 250, 238, 245, 248 कितने हो सकते हैं? 238। कैसे?
निर्वाचित शब्द नहीं होता तो कितनी आती? राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 आ जाते। अब निर्वाचित सदस्य पूछा गया है, क्योंकि 238 निर्वाचित होंगे प्लस 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 250। तो अधिकतम सदस्य राज्यसभा में 250 हो सकते हैं। निर्वाचित 238 होंगे, 12 मनोनीत होंगे। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 245 है। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 245। तो हम 12 निकाल देंगे 245 में से, बाकी जो सदस्य बचेंगे वो हो जाएंगे निर्वाचित। निर्वाचित यानी अलग अलग राज्यों की विधानसभा से ये चुन के आते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से, यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। यह भी आप ध्यान रखें, यानी भारत की जनता से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कैंडिडेट नहीं होते राज्यसभा के सदस्य, अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संसद में शामिल होते हैं। तो भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी विधेयक है वो तब तक कानून का रूप नहीं लेता जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते। तो राष्ट्रपति विधायिका के प्रमुख अंग होते हैं, यानी संसद के प्रमुख अंग होते हैं, और कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, संवैधानिक कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, देश के प्रथम नागरिक होते हैं, तीनों सेनाओं के सेनापति होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट होगा ये अगले प्रश्न होंगे वो अगले लेक्चर में होंगे अपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक आपके लिए उपयोगी रहे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और बिगनर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजनीतिक विज्ञान यानी जो अपने राज व्यवस्था है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर होंगे। तो इस प्रकार से अगली सीरीज में मिलते हैं। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।